सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं विजय श्री तनवीर जी द्वारा रचित कहानी गांठ। बंसरी, बंसरी, ओ बंसरी, अरे संझा पड़े सो गई क्या? अपने नाम की हाँक सुनते ही ढुलमुलाई बंसरी ने एकदम से बाहरकत होकर हिसाब की किताब में सिर गड़ा दिया। भीतर के कमरे से पता नहीं कौन सी बार पुकार लगाई थी माँ ने, जब वह चेती थी। माँ की नुकीली आवाज उंगाह से दिमाग को कौंच रही थी। वह चिड़चिड़ाई हुई पूछ रही थी, कानों में डांट लगा रखी है? कब से की क्या रही हो? कमीज के बटन कहाँ रिलाई? तंद्रिल आवाज की भर्राहट को लचीला करते हुए उसने माँ के मन में यह प्रतीति भरने की कोशिश की कि वह जाग रही है, लेकिन उसकी आवाज की बोझिलता और मांदगी वैसी ही बनी रही। आधी छुट्टी में खेल रही थी, अलका के कंगन में उलझकर टूट गए। झूठ बोलते हुए अपनी आवाज बंसरी को बहुत नाचार लगी थी, लेकिन वह माँ की रगबत जानती है। अभी उसकी बाह पकड़कर खींचती गुल मचाती ले जाएंगी सुकलाइन के दरवाजे पर। पल भर में सारा मोहल्ला जोड़ लेंगी। आपा बिसरा कर कोसम काटी पर उतर आएंगी। चौखूंट जुड़े लोग ठीठी कर हंसेंगे। घर चाहे बाहर इसका तो रोज का है। नीच जात की टेव, उत्पात बगैर चैन कहाँ। माँ के खूंखार अंदोर से लरसती हुई वह चुप्पाई खड़ी रहेगी। माँ फन फनाकर दो चार धौल उसे भी धर देंगी। खबरदार, जो आइंदा इनके किसी काम को आई। दो मन की देह मिंसवानी हो तो बंसरी की माँ, ना तो नीच जात। कोठरे में छूत ना है, चौबारे पे दूर दूर। कैसे मट्टी में गेर गेर के मारी है मेरी बंसरी सुकलाइन के इस उत्पाती लौंडे ने। ज्यादा धींग हो रहा है, अब के हाथ लगा के दिखा, मार इंटोरा सिर फोड़ दूंगी। बंसरी ने वक्र नजर से देखा। माँ जंग लगे टीन के डिब्बे में जतन से सहेजे पुराने बटनों में से कमीज से मेल खाते बटन ढूंढ रही थी। सुई में तग्गा डाल, माँ ने घुड़क कर कहा। वह चुपचाप बारीक सुई में तागा पिरोने लगी। घोड़ी हो रही है, पर कुदक्कड़पना नहीं छूटता। सगले दिन छुछुआई फिरती है, एक घड़ी निचली बैठे तो हिसाब मगज में भरे ना। माँ बटन टांगते बर्राती रही। बंसरी की दृश्यावली में दोपहरी की घटनाएं घूमने लगी। कैसे लंगड़ी दौड़ में राघव उससे पिछड़ रहा था। वह जीतने को ही थी कि लंगड़ी अड़ाती थी। उसके कील गोड़ सब छिल गए थे। राघव ताली पीट पीट कर हंसता रहा। लीचड़ी, कतवार डोमन, बामनों से रीस करेगी, जाकर गेवड़े में डंगर चरा। खिजावट में रुआसी होकर उसने कानों में उंगल ठूंस ली थी। भौंकता रहे, मैं कौन सा सुन रही हूँ तेरी। कुत्ता कुत्ता भूसे रानी 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 चुप। इस जवानी चोट से तिल मिलाकर राघव उसे चोटी से घसीटने लगा। कीच की सुअरी, गाली देती है, बड़ी आई रानी, चल मास्टर जी के पास। मास्टर जी ने उसका पक्ष बिना सुने ही कलाई मरोड़ कर पीठ से चिपका दी। वह सुबकने लगी। मास्टर जी, राघव हर घड़ी डोमन डोमन बुलाता है, तो तू बामन बामन बुला लेती। बदले में गाली गुफ्तार करेगी। मिजाज देखो, कानी को कानी मत कहो। होड़ करनी है तो अकल में कर। तिमाही में 100 में से 100 लाया हिसाब में, और तू 0 अंडा। मास्टर जी ने तर्जनी और अंगूठे के मेल से शून्य बनाते हुए कहा। बाह की ऐंचतानी में कमीज के बटन टूट कर कहीं रिल गए। खुली कमीज से उजला पेट झांकने लगा। वह दर्द से झिलमिलाकर रह गई, बाह से अधिक जिल्लत के दर्द से। आंख नीचे किए बटनों की जगह वह अपना हाथ चिपकाए खड़ी रही और मास्टर जी अपनी खुंदक में भन्नाते हुए हिसाब की किताब में भारी से भारी सवाल छांटते गए। कोई बहाना ना सुन लूं, कल ये सारे सवाल कॉपी में हल चाहिए मुझे। कतरनी से जुबान चलती है बस। भेजे में ढोरों का गोबर भरा है। 1, 3, 5, 8, 12। बोझिली आंखों से हिसाब की किताब के पन्नों पर लाल रोशनाई से चिन्हित सवालों को फिर गिना था बंसरी ने। जैसे फिर कर गिनने से 2-4 सवाल कम हो जाएंगे। 20 सवाल थे, अटकावों से चुनंदार। एक एक सवाल ईंटों के चट्टे के ढब तले ऊपर उसकी कपाल पर चिंता जा रहा था। गणित जाने क्यों उसके जरा भी पल्ले नहीं पड़ता था।
गणित से इतर भी इन दिनों रोज एक नए मुअम्मे में उलझी रहती है बंसरी। अभी 4 माह कम बस 13 की है, लेकिन कच्चे मगज में प्रश्नों के गुंजान जंगल उगने लगे हैं। अपने सिर पर फंसाव और उलझनों की एक भारी अटाल रखे वह उन जंगलों में भौचक भटकती फिरती है। उसके कोमल मन की परतों पर संशयों की अनगिन गिल्टियां उभर आई हैं। भीतर की उन दुखती गिल्टियों को लेकर वह किधर जाए, किसे दिखाए? घर, स्कूल, मंदिर, खेल मैदान, मोहल्ला, सारी जगहें उसे एक नटसार लगती हैं, और अपने अगल बगल सब लोग उस नटसार के भांड और बहरूपिये। माँ, पिता, गणित के मास्टर जी का छठुआ राघव, बड़ी कोठी वाले राम अवतार शास्त्री, सब के सब चेहरों पर एक चेहरा ओढ़े हुए। लाचार होकर वह अपने ही खोल में बटुरती जाती है। एक ठहरी हुई मौनी झील हो गई है बंसरी। कोई कंकड़ फेंकता है तो जरा देर को हलचल होती है, फिर वही तवील चुप। एक बाजी खेलेगी बंसरी? छोटी धनसरी ने खाट का पाया टकोरा। ठहरी हुई चुप्पी झील में अचानक कंकड़ान गिरा। ना, मन नहीं है। धनसरी निकट ही फर्श पर सांप सीढ़ी की बिसात बिछाए उकड़ू बैठी थी। बहुत देर से आप ही आप नीली गोट वाले अदृश्य प्रतिद्वंदी के संग बाजी पर बाजी खेलते हुए जैसे वह किसी दूसरे जहान में गरक हुई जाती थी। बंसरी ने सोचा, कितना सीधा है इसका एक लंत खेल। अपनी शय अपनी मात, कोई खिजाने वाला नहीं, कोई गिराने वाला भी नहीं। उसे सोच में देखकर एक तरफा खेल से उकताई धनसरी ने एक बार फिर मनवार की। देख तो बार बार सांप काट रहा है, एक भी निशानी ना चढ़ी। नीली गोट ले ले, पक्का तू ही जीतेगी। बोल, खेलेगी एक बाजी? तू खेल ले धनसी, मुझे सवाल निकालने हैं। कहते हुए औचक उसका मन होता है नीली गोट की तरफ वाला मोर्चा संभाल ले। जीभ लपलपाते सारे सांपों को कुचल कर सीढ़ियां चढ़कर आसमान छू ले, मगर वह निर्वाक बैठी खेल में तल्लीन धनसरी को ताकने लगती है। धनसरी दोनों जानिब जुगत लगाकर बड़ी माहिरी से पासा फेंकती है। ईमान से खाने गिनकर चाल चलती है, जबकि 99 घर में बैठा काला भुजंग हर बार डसकर उसे नीचे की पंगत में पटक देता है। इस असालतन खेल में वह नीली गोट वाला पोशीदा मकाबिल से बराबर बाजी हार रही है। धनसरी की सूरत पर तारी होती मायूसी को देखकर बंसरी सोच रही थी, अगर सिर पर बवाल की तरह गणित के सवाल ना रखे होते तो वह एक बाजी खेल कर जानबूझकर धनसरी से हार जाती। वह जानती है कि चाहे आधी रात हो, जीत के दर्प के बाद ही वह यह बिसात समेटेगी। बंसरी को धनसरी अच्छी लगती है, और सबों से जुदा, 10 के पहाड़े सी सरल, कहीं कोई गांठ नहीं, बेखटका और निशंक। उनके बीच बस 2.5 साल की छुटाई बढ़ाई है, लेकिन धनसरी उसकी तरह बातों की फिक्र नहीं लेती। उसकी उम्र में बिल्कुल ऐसी ही तो थी वह भी। खूब खाती थी, खेलती थी, निफराम सोती थी, सब कुछ सहल लगता था। जोड़ घटा गुणा भाग पक्की तरह साध लेती थी। सुग्गे की तरह रटे हुए थे पहाड़े, चाहे कहीं से पूछ लो। स्कूल के आखिरी घंटे में जब सब बस्ते बांध लेते, वह छुट्टी होने तक अगुआ होकर पहाड़े बाँचती रहती थी। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया। उसके पीछे सारे बच्चे भी एक सुर में हलापते। सब कहते, बड़ी होशियार है बंसरी, लौंडा होती तो संपूर्ण के सारे दरिद्र मिट देती। लेकिन पिता ने जन्मते ही उसे बड़े भाग वाली मान लिया था। 2-1 महीने की थी जब कचहरी में नाजिर हुआ था संपूर्ण डोमा। हमें काहे को लौंडा चाहिए था, घर में लक्ष्मी आई है। बंसरी को देखकर उसका नीच जात होने का विषाद पिघलने लगता था। डोमों में बिल्कुल अलहदा जो दिखती थी बंसरी, घने घने छल्लेदार ढक, अरक्त अनारों से कपोल, एकदम गोरी चिट्टी, निपट बामनों के ढाल। छुटपन में बंसरी रोज नजर आती। माँ चट चट बलैया लेती, पीली सरसों और राई मिर्च का उतारा करती। अकड़ी मकड़ी दूधमधार नजर उतर गई पल्ले पार, लेकिन आते जाते किसी न किसी की टोक लग ही जाती। जब कोई कहता करील का फूल है संपूर्ण की लौंडिया, बड़े लाड़ से अपनी जाति से एतर कुलीन नाम रखा गया, वंशरी। राम अवतार शास्त्री जी उपहास करते, नाई धीवरों को कहीं ऐसे नाम जचते हैं। शुक्लाइन खिल्ली उड़ाती, नाम तो कुछ ही धर लो, धो धो के कोई कटिया बचिया होवे।
कुछ ऊंची जात वालों की ढांस और कुछ माँ का अनपढ़पना कि मालूम ही ना हुआ कब वंशरी बंसरी हो गई। घर से स्कूल तक, चौक से पैंट तक, गांव से गेवड़े तक, कभी भूले भटके कोई वंशरी पुकारता तो अपना ही नाम उसे अजाना जान पड़ता था। वह बेसुनी सी यूं निकल जाती जैसे कि यह पुकार किसी और के लिए है। ठीक इसी तर्ज पर 2.5 बरस बाद छोटी धनश्री का नामकरण हुआ धनसरी। जाने कौन सी खुन्नस निकाली थी मास्टर जी ने। दोपहर से किताब कॉपी पर गर्दन निहुड़ाए गठरी बनी बैठी थी बंसरी। सांझ घिराई थी मगर अंजाम सिफर का सिफर। समीकरण बनने को ही ना आते थे, बनते थे तो हल ना होते थे, और हल भी होते थे तो उनके जवाब किताब की उत्तरमाला से मेल ना खाते थे। वह बार बार जांचती थी मगर जान ही न पड़ता कि आखिर चूक हुई कहाँ। अपने मन की थकान में वह सोचने लगी, सच ही कहता होगा राघव, हिसाब साधना ढोड़ियों के मूड की बात नहीं है, और ना इन डोमनियों के तो कतई नहीं। राघव ठहरा लड़का, वो भी ऊंच जात। जरूर इसी से वह सट्टे सट्टे सवाल निकालता जाता है। जरूर इसलिए एक अकेला गणित ही है जो मास्टर जी पढ़ाते और बाकी सब मैडम जी। इस भेद को सोचते ही उसका चित्त एकदम उचट गया। दिमाग में सोचों की भिड़ंत होने लगी। एक बार को ख्याल हुआ कि अगर गणित ना होता तो दुनिया का क्या बिगड़ जाता। दूसरे पल सोचा अगर वह लड़की ना होती तो सब उलझड़े ही सुलझ जाते। तीसरी दफा दोनों बातों पर काबिज होता विचार गेंडली मारकर जहन में बैठ गया। असल में सारा कसूर तो कुजात होने का है। बंसरी की आंखों की नाजुक सीपियों में नींद भरने लगी थी। उसने किताब औंधी कर एक तरफ सरका दी। जब हिसाब टोड़ियों के मूड की बात ही नहीं तो वह बरजोर क्यों पड़े, और आखिर वह तो डोमिनो की ढोटी है। एक बार को जी हुआ हिसाब की किताब को रेजा रेजा कर गांव के बाहर की गड़ही में फेंक दे, लेकिन सवाल हल ना किए तो कल मास्टर जी को क्या कहेगी। अगले पाक छमाई शुरू है। वो तो बिना कोई वजह सुने हाथों की मुट्ठियां बंधवा कर गट्टों पर सटाक सटाक पैमाना बजाते चले जाएंगे, और आज की तरह अगर उसकी बाह मरोड़ कर पीठ से लगा दी तो कल फिर बटन कहीं रिल जाएंगे। फिर माँ देर तक तन्ना ही रहेगी। फिर माँ को आश्वस्त करने को वह कोई झूठा कारण ढूंढेगी। मास्टर जी की गुस्सेवर सूरत याद आते ही बंसरी के अंदर घबराहट का गोला सा उठने बैठने लगा। उसके साथ यह हमेशा होता है। जब जब वह गणित लेकर बैठती है आंखों में नींद और हलक में प्यास उकसने लगती है। कभी माथे की नाड़ियों में खिंचाव और कलेजे में खुरचन होती है, तो कभी पेट में मरोड़ और पाँव में भड़कन उठती है। अपने हाल को पकड़ न पाने की बेकली में बंसरी निजोर होकर पेशाब को चल दी। पेशाब के लिए बैठते हुए अकड़ाव से छिले हुए घुटने टीसने लगे थे। इस टीस ने उसकी शांति और तलमलाहट को और बढ़ा दिया। कुमलाए चेहरे पर ताजे पानी के छींटे मारकर वह बेजरूरत ही गिलास भर पानी गटक गई थी। माँ चौके में मजे हुए बासन साज रही थी। धोती को कमर में पिंडलियों तक उड़स कर अजहद बारीक आवाज में लांगुर गाती हुई। गाते वक्त माँ की आवाज नक्की हो आती है, ऊंची आवाज में टेरते हुए भी, जैसे जब वो दरवाजे दरवाजे सांकल खड़काकर नकियाती आवाज में बुलावा देती है, फलाने के घर तेलवान है, बखत आ लियो, या फलाने के यहाँ 2 जन की 13वीं की दावत है। माँ की नकियाई आवाज लरजती हुई गीत के बोल घिचपिच हो रहे थे। उसका मन गीत के अस्फुट बोलों के पीछे भागने लगा। दिमाग में आया कि अगर वह पढ़ी लिखी ना भी रहे तो गा तो सकती है। माँ भी तो गांव के घर घर में सोहर बनने चक्की चांचर गाती है। गाने के बदले बखेर और निछावर में रुपए, धोती, मिठाई, अनाज और न जाने क्या क्या लाती है। और गाना हिसाब जैसा गाढ़ा काम भी नहीं है। स्कूल के सालाना जलसे में उसने स्वागत गीत गाया था। सब रीझ गए थे। शिक्षा दीदी बोली थी, इतनी सी उम्र में कैसा मीठा गाती है, कंठ में सरस्वती बैठी है इसके तो। मगर पापा, वे तो गाने बजाने से खींच जाते। चौथी में थी जब माँ नौचंदी के मेले से ढोलकी लाई थी। पापा ने धाड़ से बाहर चौतरे पर पटक के मारी थी। नीच काम सही, पर अपनी लड़कियों को ये ओछे काम ना करन दूं। पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा, बामण बनिए सलाम ठोकेंगे। पिता के आक्रोश को सोचते ही गाने का ख्याल दिमाग में जिस ढर्रे चढ़ा था उसी ढर्रे उतर गया।
माँ बासन साज कर पलटी तो नजर चौके की चौखट से लगी बंसरी पर पड़ी। यहाँ क्यों खड़ी है? सवाल हो गए? ना हुए, कल मास्टर जी मारेंगे। कुर्ते की आस्तीन से अपना भीगा मुंह पहुंचते हुए बंसरी की आंख डबडबाई। माँ के चेहरे पर आकुली ठहर गई। तो कमबख्त दोपहर से क्यों ना बोली? जो किसी से कहती इस वक्त कौन करवाएगा? बंसरी ने प्रतिवाद किया। दोपहर में ही कौन करवाता? माँ और भी उखड़ गई। तेरे से बस मुंह जोरी करवा लो। दर्शन पंसारी से पूछ लेती, भल मानस है, पहले भी तो करवावे थे। दर्शन ताऊ की आंखों में मोतिया पड़ गया है, जाड़ों बाद आंख बनेगी। ताऊ की आंख में जाला पड़ गया और तेरी बीबी में सरसों फूल रही है। गरज का बावला 72 द्वार छानता है। घंटे आध घंटे को तो शास्त्री जी का अखिलेश ही देख लेता, वहां क्यों ना गई? माँ के स्वर में कोप की टकोर थी। बंसरी का चेहरा एकदम म्लान पड़ गया। शास्त्री जी के घर मैं ना जाऊं? क्यों, तुझसे कुछ कही उन्होंने? पैनी आंखें उसकी सूरत पर नकार का सबब ढूंढने लगी। ना, कुछ ना कही। वह मुंह चुराकर अपनी गुहा में सिमट गई। अखिलेश भैया के पास टेम ना है। बंसरी अव्यवस्थित और अवसन्न होकर खाट पर लेट गई। कितना ही झटकना चाहा मगर उसकी खुली आंखों में राम अवतार शास्त्री का दुमहला एक भूतहा किले के सदृश डोलने लगा, जहां वह किसी अंदेशे से थरथराई अपनी पूरी ताकत से चीख रही थी। पुरानी घटना हालिया मंजर की तरह सामने थी। उस तल्ख मंजर में भाएं भाएं करती एक बज्जर दोपहरी है। लू के झोंके मुंह पर थप्पड़ से पड़ रहे हैं। वह सिकुड़ी हुई सी शास्त्री जी के दालान में खड़ी है। शास्त्री जी कहीं बाहर जाने को धोती की लांग बांध रहे हैं। हवा से फरफराकर धोती गुब्बारे से फूली जाती है। फूली हुई धोती को देखकर उसकी हंसी छूटने को है, लेकिन आरसी में झांक कर बाल काटती पंडिताइन की हिकारत भरी नजर को पकड़कर वह कातर होने लगी है। उसकी आवाज गले में ही फंस रही है। ताई, अखिलेश भैया थोड़े से सवाल करवा देंगे? अखिलेश भैया रेडियो से कान लगाए दोपहर की खबर सुन रहे हैं। उसे देखते ही उनकी बाहों के बीच अनचाहेपन की गुलझटें पड़ गई हैं। किसी वक्त भी मुंह उठाए चली आती है। कौन सा अभ्यास है? 4 सवाल क्षेत्रफल के हैं, 2 क्षेत्रमिति के। वह किताब के पन्ने पलट कर सवाल ढूंढते तनिक करीब चली आई है। अरे वहीं बैठ, ज्यादा छुम छाई मत कर। हाँ, बस दूर से ही। अखिलेश भैया की रूखी ताकीद सुनकर वह खामोशी से दालान में बिछे बोरे पर फसकड़ा मारकर बैठ गई है। रंगीन फुंदनों वाले चुटिल्ले में बाल गूंथती पंडिताइन की बड़बड़ाहट कलेजे में जहरीली डांस की डंक की तरह गड़ रही है। चमरिया को चाची कह दो बस, सीधे चौके में ढुकती है। तनक सा उड़ना सिखाया महतारी ने। कल से बैठने को अपना आसन बोरी संग लाए कर। उसका मन बिंधता जा रहा है। अखिलेश भैया उखड़े सुर में सवाल समझा रहे हैं। अरे बुधंगड़, यहाँ 2 की घात लगा, कतई घोंगा है क्या? उसकी प्रतिकुंचित दृष्टि पंडिताइन को माथे पर सिंदूर की टिकुली धरते देख रही है, इस भीति में भरी कि टिकुली की गोलाई जरा सी बिगड़ी नहीं कि पंडिताइन का मिजाज और बिगड़ जाएगा। चुटिया बिंदी कर पंडिताइन ने फरमान सुनाए। अखिलेश, दरवाजा भेड़ ले, कुत्ता वुत्ता आ जाएगा। मैं जरा साग सब्जी ले आऊं। अरे बंसरी देखियो, जाते जाते तनक थोड़े से उपले पाथ जाइयो। 2 फरमानों के बीच महज आवाज की नरमाई और गरमाई का अंतर है। झूला उठाकर पंडिताइन बाहर निकल गई। अखिलेश भैया ने पट भिड़ा दिए। गर्मी पड़ रही है, वहां क्यों बैठी है? चल अंदर आ जा, पंखा चल रहा है। अखिलेश ने कोठरे में तख्त पर बैठने का इशारा किया तो वह हिचकती हुई भीतर आ गई। आराम से बैठ ना, ताई बिगड़ेंगी, तू फिक्र मत कर, वो तो घंटे भर को गई। पानी पी लूं? वह दालान में लगे हैंडपंप की ओर चल दी। बैठी रह, मैं लाता हूँ। वह इस बदले हुए बर्ताव से अचरज में पड़ी है। ले पी ले पानी। वह गिलास भर पानी गट गट पी गई। कितनी प्यासी है? कूट मुस्कुराहट के साथ अखिलेश ने उसके हाथ से गिलास थाम लिया है। तिल पापड़ी खाएगी? खास मेरठ की है? ना भैया, देर हो रही है, बस ये सवाल करवा दो। अखिलेश भैया सरक कर करीब आ गए हैं। वृत्त को मापना जानती है? हाँ, मास्टर जी ने सिखाया था। बताऊं? उसने ललक कर कहा। अरे उसे छोड़, एक तरीका और है गोले को मापने का, बहुत आसान। क्या? वह हिसाब का हर आसान तरीका जानने को उतावली है। पता है गोलों को उंगलियों से भी मापते।
ईमान फरोश कह कह के कतरे नीरव कोठरी में बिखर कर भिन भिना रहे हैं। वह विस्मित हो रही है। वो कैसे? अब भी समझ जाएगी। बड़े मजे का खेल है, बिल्कुल आसान। अखिलेश की उंगलियां उसकी कच्ची देह पर कमीज के भीतर सरकने लगी। समझी कि नहीं? बंसरी नहीं समझी। मिनट भर पहले छूत अछूत के घोर परहेजी अखिलेश भैया उसे बेबात क्यों छू रहे हैं। समझी तो इतना कि अपने बदन पर उसकी उंगलियों की छुअन से उसे एक गिरगिट के रेंगने जैसी सिहरन और लिजलिजाहट महसूस हो रही है। वह अचकचाकर उठ गई है। मैं घर जाकर कर लूंगी। कहीं की भग्गी मची है, यहीं कर ले। अखिलेश भैया ने उकाब की तरह झपट कर उसे दबोच लिया है। वह आक्रांत होकर जोरों से चीख रही है। रौला मचाया तो यहीं टेटुआ दाब दूंगा। उस हिंसक पकड़ से छूटने में उसने अपने को अबल पाया तो कड़क रोओं वाले बाजुओं में अपने दांत गड़ा दिए। कटखनी कुतिया, ज्यादा तैश में आ रही है। उसके प्रतिरोध पर और अधिक बर्बर होकर अखिलेश ने उसे तख्त पर पटक दिया है। कुजातनी खूंदने कोई जन्मी है तू? घृणा से अखिलेश की सूरत विद्रूप हो गई है। दो मन बोझ तले दबी वह छूटने को झटपटा रही है। ऐन उसी पल भिड़े हुए कपाटों पर एक जोर की थाप पड़ती है। सामने तमतमाया चेहरा लिए शास्त्री जी खड़े हैं। वह तखत पर पड़ी थर थर कांप रही है। शास्त्री जी बल बलाकर अपने पांव की जूती से अखिलेश की पीठ पर पट पट चोट मारने लगे। हरामखोर, एक आध महीने का सब्र रख ले। हो तो रहा है तेरा धरेजा। जात भी ना देखी, डोमन चमारन से ही चिपट लिया। फिर जैसे शास्त्री जी को सहसा उसका ख्याल आया, वे गिलगिली सहानुभूति से उसका कंधा तपतपाने लगे। उनकी आवाज में शीर टपक रही है। बंसरी, तू तो मेरी सयानी गुड्डो है। देख, किसी से कहियो मत, सारे गांव में हल्ला हो जाएगा। लौंडे तुम्हारे ऐसे ही नीच होवे। नाम धराई तो बेचारी लौंडियों की होती है। वह सुन्न दिमाग से उनकी बात का अर्थ निकाल रही है। हाथ में खाने की थाली लिए माँ ने औंधी पड़ी बंसरी को झकझोरा तो बंसरी शास्त्री जी के तखत से अपनी खाट पर लौट आई। चल उठ, रोटी खा ले। अपने ही शोभ और संताप में वह आंखें मूंदे चुप्पाई पड़ी रही। रूस गई मेरी लाड़ो। माँ ने चुमकार कर उसे अपने नजदीक खींच लिया। ना, भूख ना है। भूख क्या आन गांव को चली गई? पेट में माँ की उंगलियों की गुलगुलियां से दोहरी हुई बंसरी के चेहरे पर एक पल को हुलास आ गया। चौतरफ घुमड़ती आशंकाओं की घुटन में माँ का दुलार उसे प्राणवायु की तरह लगा था। वह माँ से अंकवार होकर तेल मसालों की कचायंद भरे पल्लू में दुबक गई। सिर दुख रहा है, काई की दीठ लग गई दिखे। माँ रूखे उलझे बालों में पड़ी गुत्थियों में उंगलियों से फांके बनाने लगी। अपने बालों की तरह बेतरतीब उलझी हुई बंसरी गोद में पड़ी सोच रही थी कि गांव भर का वारा उतारा खाने पहनने वालों को भी भला किसी की दीठ लगती होगी। लाड़ पुचकार कर माँ बैंगन आलू की तरकारी में सान कर छोटे छोटे गस्से उसके मुंह में डालने लगी। जरा मरा खा ले, भूखे पेट सोते आत्मा कुड़ती है। बंसरी बेमन से रोटी निगलती हुई माँ की झांवली कलाइयों में फंसी झनक मनक करती धूप छाई चूड़ियों को ताकने लगी। असल में वह चूड़ियों के नीचे छिपी खरोचों को ताक रही थी। माँ के बदन पर अक्सर ऐसे निशान खिंचे रहते हैं। नई ली? हाँ, इतवार की पैंट सिलाई। पर ये भी कै दिन टिकेंगी? इस अंदेशे पर माँ की आंखों में तरलता और जुबान में तिक्तता छलक आई। जब रोज मौलती है तो क्यों पहनती हो चूड़ियां? बेकार ही रुपए जाते हैं। सुहाग है, नंगे हाथ रहते कमबख्ती होवे। कोई यहाँ टोक देगा। बंसरी फिर उलझ गई थी। जिसके नाम की चूड़ी पहनो वही आए दिन फोड़ता रहे तो भी कमबख्ती। अपने फसावों में घिरी वह कभी नारंगी, कभी हरियल और कभी सुनहली भ्रांति देती चूड़ियों को गिनते हुए आगे पीछे सरकाने लगी। 1, 3, 5, 8। चूड़ियों की गिनती के साथ गणित के अनसुलझे सवाल फिर डराने लगे थे। अभी आखिरी उम्मीद बाकी थी। पापा कब आएंगे? माँ ने अचकचा कर देखा। कोई ठाव है तेरे बाप का जो बता दूं कि कब आवेगा? और आवेगा भी तो गिरता झूमता। तुझे क्या करना है? सवाल निकलवा देते, उसके फेर में मत ना रहे। 9 बज गए, आवे ना आवे, हराम का जना उसी रंडी रांड की करवट में डकोचे पड़ा होगा। तीखे खुरखुरे शब्दों के साथ एक भारी उच्छ्वास बाहर आ गिरी। शब्दों की तिताई से घबराकर बंसरी ने आंखें मूंद ली। मुंदी हुई आंखों में एक बेचेहरा औरत बनने बिगड़ने लगी।
जिसकी करवट में नशे में धुत पिता गड्ढमड पड़े थे। अब उसे बंद आंखों में भी झटपटी होने लगी थी। उसने अपने को इस अनचाहे ख्याल से परे करने को आंखें खोल दी। उसे हमेशा लगता है कि माँ की झांवली देह और पापा के मुंह से उठती देसी ठर्रे की बू उनके मध्य एक दुर्भेद दीवार की तरह खड़े रहते। कितना अच्छा होता अगर माँ तनिक उजली होती और पापा सांझ ढले ही नशे की बोतल में ना डूबे रहते। माँ अब भी अपनी कोह में एक सूत उस अनदेखी अजानी औरत को कोस कर जी का बुखार निकाले जा रही थी। मर्द खोर कंजड़ी कहीं की, काय की बामनी रही जब डोम के तले बिछ गई। पर उस छिनाल का क्या दोष, मेरे ही भाग फूटे के ऐसे रंडीबाज नशेड़ी के संग भी आ गई। गुड़ दिखा के ढेले मारे, छाती का जम खत्ते में पड़े। हर कोसने के संग रोटी के ग्रास बड़े हो रहे थे। फिर यह हुआ कि माँ उसके भरे मुंह में भी गस्से ठूंसती चली गई। कुछ देर पहले उमड़ा लाड़ कोसा काशी में गरक हो गया। माँ चप्पल पटकाते दूध औटाने को चौके में जा घुसी और चिपचिपाई आंखों को मूंदने से रोकते रोकते भी बंसरी नींद के झोंके में बह गई। पता नहीं किस घड़ी आंख खुली थी। कच्ची नींद में पिता की भड़कदार आवाज कान में पड़ी। स्तंभित होकर बंसरी बेदार बैठ गई। भुच्चड़ गंवारन, 15 साल में रोटी पोनी ना आई तुझे? फिर टन से थाल गिरने जैसा नाद हुआ था। सामने की बदरंग दीवार और बदरंग हो गई थी। दीवार पर जगह जगह सब्जी के कतरे चिपके हुए थे। जमीन पर पड़ी रोटियों को उठाती माँ का सुर बावलिया ढंग से नक्की हो आया। आवारा सांड को घर की रोटी काय को भावे, उसी रांड की पोई रोटी खा लेता। पापा ने माँ को कोई भद्दी सी गाली दी थी। फिर हिलते डुलते दीवार थाम कर पेशाब के निमित्त अवसारे की मोरी पर खड़े हो गए। इतनी देर में माँ खूंटी पर टंगी कमीज पतलून की जेबों का झाड़ा लेकर मुड़े कुचे रुपए अपने ब्लाउज में खोस चुकी थी। माँ अक्सर ऐसा करती है। सुबह होश आने पर पापा जेबें खंगालते हैं और हाथ में बस रेजगारी आती है। पूछने पर माँ बमक उठती है, बेबात नाम मत ना धरियो, नंगा झाड़ा ले ले। कहे तो अभी गंगा जली उठाऊं, तेरी 1 रुपल्ली की हकदार ना हूं। सगली खबर रखूं, मैं अपनी कमाई तू जहां लुटाता फिरे है। किंतु ऐसी हतभागी घड़ी थी। आज पापा ने माँ को जेब साफ करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। गद्दार चोटी, तो रोज मेरे रुपये तू उड़ावे और सक डाले उस बेचारी पे। मेरी लौंडियों को तो यही कूट कर्म सिखावेगी तू। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। पकड़े जाने पर माँ ने बिना किसी अनुताप और अलज्जता से कहा, रखेली धरेली हूं जो चली जाऊं, तुझे उस इंदर की परी के संग मौज कर अंदू, ऐसी बावली ना हूं। चौड़ी होके यहीं रहूंगी तेरी छाती पे। मत जा तू, रह यहीं, मैं ही अपने बालकों को लेके जा रहा हूं। पापा ने एक झटके में निपटारा कर दिया। खूब जान रही हूं तुझे कान जाके मरेगा। उसी रांड की गोरी चाम की बतास लगी है। जाता हो तो जा, मेरी लड़कियां कहीं न जाएंगी। अचानक हुए इस कोलाहल से धनसरी भी हड़बड़ाकर उठ गई थी। वह आंखें मलते हुए मामले को समझने की कोशिश में थी। जो कुछ भी समझ में आया उससे घबरा कर वह माँ की टांगों से चिपट गई थी। लौंडियों को तू दाज में लाई थी। पापा ने बाह पकड़कर माँ की ओट में दुबकी धनसरी को अपनी तरफ खींच लिया। मैं तो ना लाई, तेरी महतारी तुझे दाज में लाई होगी। क्यों, 2 कहवे और 4 कहवावे? जो मैं दाज में लाई वही दे दो, कुछ छोड़ा है? सब तो गिरोगट्टा रख दिया। माँ की कल्लार दाराजी से खौलते पापा का हाथ घूम गया। बंसरी सोच रही थी, रोज आते आते कितने ही उलाहने सुनते हैं, पर पिताजी माँ के आगे जैसे बरबंड होते हैं, ऐसे किसी और के आगे क्यों नहीं होते। थप्पड़ के जोर से माँ सीधी छिचकी हुई दीवार से जा टकराई। झनक मनक करती धूप छाई चूड़ियां टूट कर कलाई में गड़ गईं। जहां जहां गड़ी थी वहां से खून की धार फूट आई थी। माँ को अपने छलकते खून का इतना मलाल ना था जितना टूटी हुई चूड़ियों का। चूड़ियों के टूटने से चोटिल माँ दुर्दम हो उठी थी। फोड़ दे, सगली फोड़ दे। तू ना फोड़े तो ले मैं फोड़ू। माँ ने दोनों कलाइयां दीवार पर दे मारी। मैं क्यों पहनू तेरे नाम के चुड़ले, जब दूसरी कर रखी है। रख ले अपने लैड़े को, तड़के ही पीहर जाऊंगी। माँ बाप ही तो ना रहे, भैया भतीजों वाली हूँ, चौबारे पे ना बैठी। मैं भी देखूं 4 दिन में जो गूना भी आ जावे तेरे घर में। माँ की चिल्लाहट में रुलाई भर गई थी। वह कुछ देर गुठला बनी सोगवार बैठी रही। फिर अटूट चाह से खरीदी चूड़ियों के तोद में बिलकती हुई बुहारन से समेट कर फूटी चूड़ियों और अपने फूटे भाग की किरचें बीनने लगी।
माँ के अरण्य रोदन से बेपरवाह पिता बरहमी से बकस में तहाए कपड़े झोले में खोस रहे थे। बंसी धंसी, चलो खड़ी हो जाओ, अब यहाँ ना रहना। बंसरी इस असमंजस में निर्वाक बैठी रही कि यहाँ नहीं तो फिर कहाँ रहना है। गोरी चाम की उसी घर फोड़नी बामनी के संग? तो क्या पिता दूजा ब्याह करके अब उसी औरत के साथ रहेंगे? बंसरी का चेहरा भय से किसट पड़ गया। ऐसे आंगा बनी मत बैठी रहे, बोल किसके संग रहेगी? यह गणित के सवालों से कहीं बाहरी सवाल था। किससे अलग हो? उसे माँ और पिता दोनों ही अत्याज्य थे। वह तिर्यक दृष्टि से कभी बिसूरती हुई माँ को देखती तो कभी अमर्ष से भभकते पिता को। तू बोल धनसी। पिता की कड़क से नन्ही धनसरी का रोआ रोआ सिहर उठा। उसकी आस भरी आंखें बड़ी बहन के चेहरे पर टिक गईं। तू जाएगी बंसरी? माँ इकली कैसे रहेगी? बोलते हुए उसका गला रूंध गया था। बंसरी को लगा कि अब एक वही है जो घर को बिगाड़ से बचा सकती है। चाहे जो हो जाए, मगर यह बिलगाव ना होने देगी। पल भर में उसने कोई इरादा किया और बिना चप्पलों के ही सत्वर वेग से सीधी दरवाजे की तरफ दौड़ गई। इस उजलतबाजी में उसके नंगे पांव में टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा धंस गया, सो उसके साथ रक्त की एक बारीक लकीर भी दौड़ती चली गई थी। बाहर निकलते ही उसने शीघ्रता से किवाड़ों पर सांकल चढ़ा दी और दीवार से टिक कर बैठ गई। थोड़ी देर चिल्लम चिल्ली और रोवराहट मची रही। भीतर से काठ के किवाड़ों पर गुस्साई दमदार थापें भी पड़ती रहीं। फिर गहरा सन्नाटा छा गया। धनदार कलूटी रात, चारों ओर खिंची हुई निस्तब्धता। दूर करीब की हर चीज अंधेरे में डूब चुकी थी। चौथ के चांद की देहल्की चांदनी पेड़ों पर गिर रही थी। खपड़ैली ओलती के तले खड़ी बंसरी ने दम साधे भीतर की टोह ली। मन में अंदेशे रोकती एक स्तब्ध चुप। वह गुड़मुड़िया होकर चबूतरे पर बैठ गई। उसने अंदाजा लगाया कि अब तक माँ अनैस कर चटाई बिछा भंडार में पड़ गई होगी। दिन भर खेल कर थकी बंसरी भी शायद सो गई होगी। हो सकता है नशे की दाब में पिता भी अपनी खाट पर लुढ़क गए हों। लेकिन यह सब उसकी अटकलें भर हुई तो फिर वही बखेड़ा शुरू हो गया तो? झगड़े के अंजाम को सोचकर वह कल्पना में ही सिहर उठी। सवेरे तक पापा का नशा उतर जाएगा। माँ भी हमेशा की तरह 2-1 घंटे को अबोली होकर रोज के कामों में जुट जाएगी। उसे किसी भी सूरत बोर होने तक हौसला धरना होगा। पता नहीं अभी रात कितनी और बाकी थी। बंसरी को हरारत सी महसूस हो रही थी। इस समय उसके छिले हुए गोड़ पीर कर रहे थे। मरोड़ी हुई बाह दुख रही थी और जाने क्यों तलवे में गड़ी हुई चूड़ी की कौंच पांव की जगह कलेजे में हो रही थी। उसी कौंच से अचैन होकर वह लंगड़ाती हुई आंगन में टहलने लगी। माहौल में पछुआ हवा की खुनक भरी हुई थी। बाहरी आंगन में छोटे पिलखन के पत्तों पर ओस आ बैठी थी। बंसरी आंखों की जद में मौजूद चीजों को अचरजित होकर देख रही थी। अंधेरी रैन में रस्सी भी सांप, आधी रात की स्याही में सब कुछ कितना विद्रूप और डरावना लग रहा था। अगल बगल अंधियारे घरों की लंबी ठिगनी आकृतियां और जमीन पर लौटती पेड़ों की अतिकाय परछाइयां मन में शकना पैदा कर रही थी कि अचानक ही वह किसी डराक भुतैले जहान में कूद पड़ी है। कच्ची उबड़ खाबड़ सड़क पर गीद उकाबों के डैनों जैसी बंकट शाखों के डरावने साए। जाने क्यों उसे अखिलेश भैया की रोएदार नृशंस बाहें याद आ गईं। हवा के जोर से टहनियां हिलती तो शुभा होता जैसे बीहड़ रास्ते पर धींगर दौड़ रहे हैं। मारे दहशत के बंसरी का खून खुश्क होने लगा। उसका मन यूं डगमग हो रहा था कि अभी के अभी घर के भीतर माँ के पहलू में जा घुसे। लेकिन अगर एक बार पापा घर छोड़कर उस गोरी चाम की बामनी के खूंट में बंद गए तो फिर लौट ना होगी। उसने किसी के होने की आस में सूनी गली में झांका। शायद भूले भटके कोई जाग रहा हो। किंतु गली की सरहद पर नीम के हमसाए में खड़े खोखों और टपरियों को भी चुप्पी मार गई थी। और तो और रातों का रोज हूकता कालू कुत्ता भी इस घड़ी जाने किस कूचे में पड़ा ऊँघ रहा था। बंसरी पलटकर दोबारा अपने दरवाजे पर बैठकर सवेरे की राह तकने लगी। कल शनिचर है, यानी स्कूल में खेल का घंटा, कविता, कहानी, बुझावल और अंत्याक्षरी का दिन। उसे सब दिनों में शनिश्चर सबसे अच्छा लगता है। अंत्याक्षरी में जब जब उसकी बारी आती है वह झूम कर गाती है। कभी शिक्षा दीदी किस्से सुनाती हैं, राजा रानी, जिन्न जिन्नात और भूत प्रेतों के किस्से। कभी घंटे भर अजीर वजीर, पिट्ठू पोसंपा और लब्बा डंगरिया का खेल चलता है। आजकल सारे खेल बोतल के जिन्न की तरह उसके बस्ते में बंद हैं।
वह बस्ता जिसमें हिसाब की अनसुलझी किताब रखी है। उसे ख्याल आता है हिसाब की कॉपी कोरी पड़ी है। कल कुपित होकर मास्टर जी दूर से ही कॉपी खींचकर उसके मुंह पर दे मारेंगे। सवाल ना करे, ढीठनी, तिमाही की तरह छमाई में भी 0 अंडा ही लाएगी। ख्यालों में ही दफ्ती से अलग होकर कॉपी के पन्ने इधर उधर उड़ने लगे। मालूम हुआ अपने घुटे हुए सिर पर हथेली फिराते और चिकनी खोपड़ी के बीचों बीच बल खाई चोटी में गिरह लगाए मास्टर जी उसके सामने चहलकदमी कर रहे हैं। मास्टर जी की सूरत ही उसे असहन लगती है। पुए सी नाक के तले बेरंग होठों के ऊपर लेटी कनगोजरे सी मूछें। वह मास्टर जी की नागवार सूरत को ख्यालों से झटक कर दीवारों को ताकने लगी। दीवारों पर गए चौमासे की भोतरी पपड़ियां जमी थीं। बंसरी फालतू बैठी भुरभुरी नाजुक पपड़ियों को खुरचने लगी। जगह जगह सूख चुकी काई के चकत्ते अजीब शक्लें लेकर उसे डरा रहे थे। अचानक वो चकत्ते जीरो की मानिंद गोल होते गए। उसे लगा जैसे जीरो बने चकत्ते एक फंद की तरह उसके गले में कस रहे हैं। उसने दीवार की तरफ पीठ कर ली और आंखें मूंद कर बैठ गई। ठंडी दीवार से सटी पीठ में मज्जा तक सिहरन दौड़ गई। शंकाओं, दुविधाओं और ख्याली धींगरों से लड़ते भिड़ते जाने कब अचाहे ही उसकी आंख लग गई थी। रात के पिछले पहर अचानक नींद टूटी तो बंसरी की कपकपी बंधी हुई थी। बेतरह दांत बज रहे थे। बड़ा हुलहुलाकर बुखार चढ़ा था। समूची देह अंगार सी दहक रही थी। उसने अपने जबड़े और मुट्ठियों को भींचकर दांतों की किटकिटाहट को रोकने की नाकारा कोशिश की, मगर थरथराहट किसी तरह न थमी। दांत बदस्तूर बजते ही रहे। घर की सलामती के लिए उसने तमाम रात एक बहादुर लड़ाके की तरह पूरी शहरजोरी से जंग लड़ी थी। अब उसका सब्र टूटने लगा था। बुखार की तेजी से बदन ढिल मिला रहा था। आंखें और सिर यूं भारी हो रहे थे जैसे कई किलो वजन कपाल पर धरा हो। दूर कहीं मस्जिद में फज्र की अजान सुनाई दी। मनहूस काली रात बीतने को थी। माँ जाग गई होगी। वह दीवार का अवलंब लेकर उठ गई। इस वक्त वह अपनी चतुराई पर इतरा रही थी कि आज अगर वह सबको घर में ना मूंद देती तो माँ पापा का न्यारा होना पक्का था। इसका अलग दोष था कि बुखार में उसे अब कई दिन स्कूल न जाना होगा और वह मास्टर जी की दूभर सूरत देखने से बची रहेगी। उसने चुप्पे चुप्पे कुंडे से सांकल उतारी। दरवाजा खुलते ही फर्श पर बिखरी शराब की सघन दुर्गंध उसके नथुनों में आ घुसी थी। उसने सख्ती से उधर में मचलती मितली पर काबू पाया। कमरों की बत्तियां बुझी हुई थीं। दो एक पल रुककर आंधे अंधेर में आंखें गड़ाकर देखा तो दुनिया जहान से गाफिल धनसरी अपनी खाट पर सोई हुई थी। पिता अपनी जगह पर नहीं थे। संभवतः शौच पेशाब के लिए उठे होंगे। माँ के जगह होने का भी कहीं कोई संकेत नहीं था। पिता से अनखाई शायद वह कोठार में लेटी होगी। बुखार से जलती हुई बंसरी का मन किया माँ की छाती से लगकर कई घंटों को बेसुध पड़ जाए। कोठारे की किवाड़ बेफिक्री से उड़की हुई थी और वहीं से भिची हुई हंसी और कनफुसकियां बाहर आ रही थीं। बंसरी वहीं ठिठक गई। कलेस में सगली चूड़ी मौल गई। माँ की दबी हुई रसीली झिड़की उसके कानों से टकराई। चूड़ियों को दुहेला मत कर, आपकी पैंट से फिर ले लियो। पिता के सुर में मान मनोवल थी। बंसरी ने किवाड़ों के बीच की सकरी दरार से देखा। रात के अंध तमस को तोड़ती मोखलों से आती भोर की उजलाई में माँ की धुमैली साड़ी उसके बेडोल झांवले बदन से विलग होकर बिछौने पर पड़ी थी। अधनंगे अंगों पर पिता के हाथों के शिकंजे कसे हुए थे। चल हट ऐबदार, मैं ठहरी बुच्छड़ गवारन, यहाँ क्या ले वे? उसी डाकिनी के नेड़े जा जिससे तेरी लाग लगी है। नकियाई जुबान में दिखावटी रोष और उलाहना भर आया था। बावली हो रही है, मेरी कोई लाग ना लगी उस रांड से। हाँफते हुए पिता के जबड़े भींच गए थे। जब जब अपने तले दबाकर उस भूरी बामनी को दोंचता हूं ना तो कलेजे को ठंड सी पड़ती है। पिता का चेहरा अचानक ऐसा विभत्स हो गया था जैसे अरसे से दबी कोई भड़ास अपना कौवा फाड़ कर उसके चेहरे पर आ बैठी हो। बंसरी ठक खड़ी थी। इस दम बंसरी को यह चेहरा इतना ही घिनौना लगा था जितना उस वियावान दोपहर में अखिलेश भैया का। कोठारे में एक दूजे को पराजित करने की होड़ में दो उतावली देह गुत्थम गुत्था हो रही थी और बंसरी एक अतिरिक्त गांठ में उलझती जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।